Hello student, this is Abhinav Prakash Chaube from Grace Mission School. Now I am going to teach you social study of class 8th. Lesson number 2. The name of lesson is Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule in India. So let's start chapter. आपका पेज नंबर है 15. चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Let's see. East India Company show the exit door to its rival French company by defeating them in Carnatic War. The company established supremacy over Bengal, Bihar, Odisha, Awadh and Mughal emperor after the Battle of Plassey and Buxar. The company got Diwani right in Bengal, Bihar and Odisha by the Treaty of Allahabad. Now from traders they became administrator. The ambition of the company kept on soaring and brought South India under control of Mysore War on one hand and the other hand by defeating Marathas. They established their power in central India. By 1857, the whole of India directly or indirectly was under the control of British rule. Okay, इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपको मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में कार्नेटिक वार हुआ था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को बाहर कर दिया था. युद्ध में हुआ था, जो भी वॉर हुआ था उसमें हरा के, कार्नेटिक वार में हरा के. और कंपनी ने पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अवध और मुग़ल एम्परर्स को हराने के बाद, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में हराने के बाद इन लोगों को कंपनी ने अलग किया और अपनी पूरी सुप्रीमेसी मतलब अपना पूरा कंट्रोल इंडिया पे रख लिया. जो जगह के मैंने नाम बताए. अभी कंपनी के लोग क्या करने आए थे इंडिया में? बिजनेस, व्यापार करने आए थे. अब क्या बन गए वो? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो कंपनी को जो कंपनी, जैसे जो भारत का एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपके पीएम हो गए, आपके सीएम हो गए, ये आपके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये आपके स्टेट्स को चलाते हैं. इसके बाद इस कंपनी का एम्बिशन ये था, इस कंपनी का एम ये था कि वो मराठास को हराए. मराठास मतलब रिलेटेड टू महाराष्ट्र. मराठास के कुछ उस समय राजा थे, उनको कंपनी का मेन एम था कि इनको हराना है और पूरा पावर इस्टेब्लिश करना है पूरे सेंट्रल इंडिया में. सेकेंड पैरे में आते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ दस टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, अ ट्रेडिंग कंपनी सक्सीड इन establishing its rule, but the basic nature of its employees was that of a businessman, so they lacked of acumen required to run the administration of a company. The company employees were greedy, dishonest, lacked vision and proper education. Their aim was to hoard wealth and they were ready to go any extent to fulfill this purpose. It was essential for the company to train the clerk, brokers and businessmen to become the administrators. Means उस समय जब ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए थे इंडिया में, मतलब व्यापार से हट के देश में राज करना जब स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं है. तो उन्होंने क्या किया? वो तो करने आए थे यहाँ पे बिजनेस, लेकिन उन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कंट्री का हैंडल करना चाहा. और जो कंपनी के लोग थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी, डिसऑनेस्ट, लैक विजन एंड प्रॉपर एजुकेशन था. मतलब बहुत ज़्यादा लालची थे, ईमानदार नहीं थे, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं था. और द एम वॉज टू होल्ड वेल्थ एज दे वेयर रेडी टू गो एनी एक्सटेंट टू फुलफिल हिज पर्पस. वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा करप्ट लोग थे, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे और उनका एक ही एम था कि कंपनी को फ़ायदा ना पहुंचाना. उनका एम था कि खुद को फ़ायदा पहुंचाना. वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे, बहुत ज़्यादा करप्ट थे. और उनके जो क्लर्क, मतलब कंपनी का एक एम हो गया था कि कंपनी को अगर चलाना है कि तो उन लोगों को, कंपनी के लोगों को, जैसे कंपनी के क्लर्क थे उस समय, ब्रोकर्स थे, जो कंपनी के बिजनेसमैन थे, उनको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी था. अब वो ट्रेंड नहीं थे तो वो ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल पा रहे थे, ना बिजनेस कर पा रहे थे ढंग से. देन नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे है, न्यू पैरा है, ड्यूअल रूल इन बंगाल. ड्यूअल रूल मतलब दो तरफा रूल जिसको हम बोल सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, द इंग्लिश कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद मुगल एम्परर शाह आलम. He handed over the right of Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to the company. जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंग्लिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने साइन किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. मतलब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी को हिंदी में बोल सकते हैं संधि. कुछ नियम, कुछ कानून थे, वो साइन हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद.
ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था किससे? मुगल एम्परर शाह आलम से। याद रखना है, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स और मुगल एम्परर शाह आलम के बीच में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी। देन ही हैंडेड द राइट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी। किसने? मुगल एम्परर शाह आलम ने दीवानी राइट्स, दीवानी राइट मतलब जो लगान वसूल करते हैं, टैक्सेस वसूल करते हैं, उस समय उन्होंने ये राइट्स किसको दे दिए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। विद दिस राइट द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द टोटल रेवेन्यू ऑफ बंगाल। मतलब ये जब कंपनी को राइट मिले दीवानीज के, तो उन्होंने क्या किया? टोटल रेवेन्यू बंगाल का अपने कंट्रोल में ले लिया। द नवाब ऑफ बंगाल Nazmuddullah handed over the right of Nizamat to the company, but the company was not ready to bear such onerous responsibilities. उस समय जो बंगाल के नवाब थे जिनका नाम था नज़मुद्दौला, उन्होंने निज़ामत के राइट्स, निज़ामत अब उर्दू वर्ड है निज़ामत, निज़ामत मतलब वही होता है, हिंदी में हम दीवानी बोल सकते हैं, उर्दू में निज़ामत बोल सकते हैं। इसका मतलब टैक्सेस लेना, रेवेन्यू लेना। तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे नज़मुद्दौला, उन्होंने राइट्स ऑफ निज़ामत किसको ट्रांसफ़र कर दिए? कंपनी को। लेकिन कंपनी उस समय रेडी नहीं थी। क्यों नहीं थी रेडी? कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कंपनी रेडी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर सके। कंपनी का जो मेन एम था, द कंपनी वांटेड इट्स कंट्रोल ओवर द ट्रेजरी एंड आर्मी। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। ही न्यू इट दैट कंपनी वाज नॉट एफिशिएंट टू कैरी दीवानी एंड निज़ामत रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय कंपनी सिर्फ यही चाहती थी कि उसका पूरा कंट्रोल उनके ख़जाने पे हो जाए, ट्रेजरी पे और उनकी आर्मी पे। किसकी? बंगाल की। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय, याद रखना, उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे जो वो गवर्नर थे बंगाल के। द गवर्नर ऑफ बंगाल इज़ रॉबर्ट क्लाइव एट दैट टाइम। उनको पता था, ही न्यू इट वेरी वेल दैट कंपनी वॉज नॉट एफिशिएंट टू कैरी दीवानी एंड निज़ामत रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब उनको उस समय पता था, किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, कि कंपनी अभी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि दीवानी के राइट्स ले ले और निज़ामत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ले। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी नहीं ले सकती थी। तो जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो डिप्लोमेटिक थे। डिप्लोमेटिक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलाना जानता हो, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लोमेट। तो क्लाइव वॉज अ डिप्लोमेटिक, so he left the Nizamat to Nawab of Bengal and took दीवानी राइट्स in his hand। मतलब क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, वो डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने क्या किया? निज़ामत दे दिया किसको? नवाब ऑफ बंगाल को। और अपने पास क्या रखा? दीवानी की राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब वही लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का काम अपने पास रखा उन्होंने। देन द एक्सपेंसेस ऑफ निज़ामत, निज़ामत के जो खर्चे थे, मेंटेनेंस, the expenses of Nizamat, maintenance of the Nawab of Bengal and pensions to the Mughal emperor were paid by the amount collected as revenue, and the remaining money was deposited in the treasury of company. Thus the power of Bengal was divided between company and Nawab. This system was known as dual rule system. That means उस समय जो खर्चे थे, expenses थे निज़ामत के, मेंटेनेंस ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। अब नवाब ऑफ बंगाल को मतलब पूरा राज्य चलाने के लिए जो भी खर्चे होते थे, मेंटेनेंस होते थे, मुग़ल एम्परर की जो पेंशन होती थी, वो लोगों से कलेक्ट किया जाता था पैसे। अब लोगों से कलेक्ट किस फॉर्म पे किया जाता था? जैसे कोई खेती करता था, किसी की ज़मीन है, कोई कुछ काम करता था, सबको टैक्स देना पड़ता था। उसका नाम है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। और जो बाकी पैसा बचता था इन सब खर्चे काटने के बाद, वॉट एवर द अमाउंट इज़ रिमेन, जो अमाउंट बचता था उस अमाउंट को वो लोग कंपनी के खाते में जमा कर देते थे। Thus the power of Bengal was divided between the company and नवाब। और इसी तरीके से डुअल सिस्टम चालू हो गया। कैसे? जो कंपनी के पावर्स थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए, बिटवीन द कंपनी एंड नवाब। दैट इज़ नोन एज डुअल रूल सिस्टम। देन नेक्स्ट पार्ट है डीमेरिट्स ऑफ डुअल गवर्नेंस। डीमेरिट्स ऑफ डुअल गवर्नेंस मतलब इससे घाटा क्या क्या हुआ। ये तो डुअल रूल अभी आपने पढ़ा, डुअल रूल क्या है। देन इसके बाद डुअल रूल, डुअल गवर्नेंस के घाटे क्या क्या हुआ तो देखते हैं। द डुअल रूल इन बंगाल डैमेज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ बंगाल। द कॉमन मैन बिकेम द विक्टिम ऑफ अ कंपनी एट्रोसिटीज़। मीन्स डुअल रूल जब बंगाल में आने के बाद बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो गई थी, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में,
जो व्यापार होना था बंगाल में, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कॉमन मैन के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो रही थी। कंपनी के एट्रोसिटीज़ मतलब कॉमन मैन के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही थी। द कंपनी अपॉइंटेड, इसके बाद कंपनी ने अपॉइंट किया वॉरेन हेस्टिंग को एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। अभी कुछ समय पहले तक गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, मैंने आपको बताया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया 1772 में। Soon after taking charge, Warren Hastings abolished the dual rule system and the right of Nizamat and Diwani in his hand. The Nawab of Bengal had nothing to do now except getting pension. मतलब जैसे ही कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग को 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, मतलब डुअल रूल सिस्टम ख़त्म कर दिया टोटल। एंड अपने हाथ में क्या क्या ले लिया, राइट ऑफ निज़ामत एंड दीवानी। राइट ऑफ निज़ामत एंड राइट्स ऑफ दीवानी मैंने अभी आपको बताया था क्या है, वो अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद जब ये दोनों चीज़ अपने हाथ में ले लिया, तो उस समय नवाब के हाथ, उस समय कंपनी ने क्या किया था, निज़ामत अपने पास रखी थी और दीवानी किसको दे दी थी, नवाब ऑफ बंगाल को। मतलब दोनों के पास आधा आधा काम था। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग आए गवर्नर ऑफ बंगाल बन के, तो उन्होंने क्या किया, ये जो डुअल रूल सिस्टम है इसको बंद किया। इसके बाद अपने हाथ में निज़ामत और दीवानी दोनों ले लिए। अब नवाब ऑफ बंगाल के पास कुछ भी नहीं बचा। द नवाब ऑफ बंगाल हैड नथिंग इन हिज हैंड टू डू नाउ एक्सेप्ट गेटिंग पेंशन। अब उनको सिर्फ क्या मिलता था, पेंशन। Then the next part in same page, regulating act that is on 1773. 1772 में कंपनी ने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया वॉरेन हेस्टिंग को। अब 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एन इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे आई थी, इंडिपेंडेंट बॉडी थी। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब एक फ्रीडम या स्वतंत्र संस्था बोल सकते हैं ना, जो अपना काम करने भारत में आई थी, जो व्यापार करने भारत में आई थी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द एंटायर फंक्शन ऑफ कंपनी। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो पूरी कंपनी के फंक्शंस, कंपनी में क्या करना है, किसको अपॉइंट करना है, किसको निकालना है, कंपनी को कितने पैसे भेजना है, कितने पैसे लेना, मतलब कंपनी का ऑल ओवर काम ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपॉइंट हुए थे। जैसे आपके स्कूल पे आपके मैनेजर हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। मतलब ये जो काम करेंगे वो प्रिंसिपल के पास ऑर्डर जाएगा और प्रिंसिपल उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सेम कंडीशन, कंपनी को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत थी, तो कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए। द कमिटी अपॉइंटेड डिसमिस द स्टाफ ऑफ अ कंपनी। मैंने अभी आपको बताया कंपनी के पास राइट्स थे कि स्टाफ को अपॉइंट करे और निकाले। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फॉर्मुलेटेड द फॉरेन पॉलिसी, ट्रेडिंग पॉलिसी एंड मेंटेन द आर्मी। जो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ये भी राइट आ गए थे कि फॉरेन पॉलिसी कैसे मेंटेन करें। फॉरेन पॉलिसी मतलब विदेश नीतियाँ, विदेश के साथ कैसे संबंध रखें, किसको भेजना है, कौन आ रहा है तो कौन देखेगा, मतलब वो सब कंडीशंस। ट्रेडिंग पॉलिसी कैसे व्यापार करना है और आर्मी को मेंटेन करना। आफ्टर 1757 देयर वॉज अ चेंज इन कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। आई होप छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस आपको क्लियर होंगे। It was not only a trading company but had also become the administrative company. 1757 के बाद कंपनी ने अपने कुछ पॉलिसीज़, कुछ ऑब्जेक्टिव चेंज किए। और उस समय कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, कंपनी सिर्फ व्यापार करने वाली कंपनी नहीं थी, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी आ गई थी जो रूल चला सकती थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ अ कंपनी। कुछ समय बाद, ये तो ब्रिटिश का शासन था, तो इंग्लैंड पे रहने वाली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको पता चला कि कंपनी यहाँ पे कैसे कैसे अत्याचार कर रही है, क्या कंडीशंस फॉर्म अप कर रही है इंडिया में। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब इंग्लैंड पे, वहाँ की सरकार, वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला कि इंडिया पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब कर रही हैं, लूट कर रही हैं, मिस गवर्नेंस, मैल प्रैक्टिस, करप्शन, पीपल को, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब ऐसी कंडीशंस उनको पता चली, तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इस रूल को ख़त्म किया। और इस रूल को ख़त्म करने के बाद, कीपिंग दीज फैक्टर इन व्यू, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। मतलब इन सब कंडीशंस को देखते हुए, इन अत्याचारों को देखते हुए, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला, ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन सी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इंग्लैंड पे थी और यहाँ पे कंपनी के लोग थे, जब उनको पता चला कि जो कंपनी के लोग हैं वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो,
कीपिंग दिस फैक्टर इन व्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773, डेट से याद रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसके दो मेन ऑब्जेक्ट थे, टू मेन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, द रेमेडी ऑफ ड्रॉबैक इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड टू रेक्टिफाई द कॉसेस ऑफ कंपनी मिस गवर्नेंस इन इंडिया। वापस से बता देता हूँ जो उनके दो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑब्जेक्ट था टू रेमेडी द ड्रॉबैक इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कंपनी में जो भी कंडीशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर करना, है ना। फर्स्ट पार्ट ये था, जो रेगुलेटिंग एक्ट का फर्स्ट पार्ट था कि कंपनी में जो भी कंडीशंस ख़राब हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कंडीशंस अच्छी नहीं है उनको दूर करना। और सेकंड पार्ट इनका था टू रेक्टिफाई द कॉसेस ऑफ कंपनी मिस गवर्नेंस इन इंडिया, मीन्स कंपनी के जो शासन, मतलब कंपनी जो सरकार चलाती थी उनमें जो भी कंडीशंस थी दोनों को दूर करना। मतलब दोनों लगभग सही थी। पहली कंडीशंस पे था कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशंस क्रिएट करते हैं, उनको दूर करना। और दूसरा पार्ट ये था कि कंपनी जो राज करती थी भारत पे, है ना, उन जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी माइनस पॉइंट थे उनको दूर करना। तो ये दो पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के मेन। इसमें ये याद करना आपको, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो कब पास हुआ था, 1773 में। देन आफ्टर दैट देयर वॉज सम अदर रीज़न, कुछ और भी रीज़न थे इस रेगुलेटिंग एक्ट को पास करने के लिए। जैसे द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट अ ट्रेडिंग बॉडी एनी मोर बट बिकेम अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको शायद क्लियर हो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी नहीं थी, मतलब बिजनेस करने के लिए नहीं थी, अब वो क्या हो गई थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, मतलब एक राजनीतिक संस्था हो गई थी। कुछ चेंजेस इसमें लाए गए, उनके राइट्स में, मतलब उनको जो अधिकार दिए गए थे उनमें कुछ चेंजेस लाया इस एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। द कंपनी हैड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वार एंड ट्रीटी साइमल्टेनियसली, दे हैड टू लुक आफ्टर जुडिशियल सिक्योरिटी एंड रेवेन्यू अफेयर्स। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ चेंजेस हुए, उन चेंजेस में ये भी था कि कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि किससे वार करना है और किससे मिलना है, किससे ट्रीटी साइन करनी है, किससे संधियाँ साइन करनी है। कंपनी को दूसरी तरफ भी देखना है, जैसे जुडिशियल मतलब कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी भी देखनी है, और टैक्स जो लगान हम बोलते हैं, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। द ऑफिशियल ऑफ अ कंपनी इन मैल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा करप्टेड थे, गलत काम करते थे। इसी को देखते हुए कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, मतलब ब्रिटिश की संसद ने इंग्लैंड में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जो मैंने आपको बता चुका है। वो 1773 में पास हुआ और इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट कब हुआ, इम्प्लीमेंट मतलब 1773 में तो पास हुआ और इंडिया में लागू कब हुआ, 1774 में। देन द नेक्स्ट पार्ट, प्रोविज़न ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। प्रोविज़न मतलब इसमें क्या क्या चेंज किया गया, क्या क्या प्रावधान थे इसमें, देखते हैं। The Act provided specific measure to set up a new administrative framework. Bengal, Madras and Bombay presidencies were independent, but this act ended their freedom. The governor of Bengal was made the Governor General of Bengal and Madras too. A 4-member council was formed to help the Governor General. The Governor General was the chief of military and non-military affairs. He had the right to declare the war and sign treaties. The board directors were to look into the affair of Governor General and his council. The act also provided for the establishment of a Supreme Court at Calcutta. The official and employees of the company as per the act were given high salary, but they were prohibited from taking present, gift and indulging in personal transaction. ये आपको पेज नंबर 17 प्रोविज़न ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट मिल जाएगा। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इस एक्ट में एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, मतलब एक नया ऑफिशियल ग्रुप बनाया गया था। अभी तक बंगाल, मद्रास, मुंबई की जो प्रेसिडेंसीज थी, मतलब वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कोई भी डिसीजन लेने में फुली फ्रीडम थी उनको। देन इस एक्ट के आने के बाद, जो रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इनकी फ्रीडम टोटल ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजी समझ में आएगा। देन बंगाल एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे
उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और मद्रास, मतलब दोनों जगह का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कहाँ कहाँ का? बंगाल के तो वो पहले से थे, उनको मद्रास की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। और एक चीज़ याद रखना, देखो लास्ट लाइन पे लिखा है, तो गवर्नर जनरल वॉज द चीफ ऑफ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री अफेयर्स, मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो आर्मी के चीफ हो गए थे। मिलिट्री मतलब आर्मी के चीफ हो गए थे, और नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जैसे पुलिस हो गई आपकी ना, इनके भी चीफ हो गए थे। और उनके हाथ में ये भी राइट था कि किससे वो वार करना है, किससे युद्ध लड़ना है और किससे ट्रीटी साइन करना है। देन इसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसने अपॉइंट किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। उन्होंने ये एक्ट भी पास किया कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट हो। और कहाँ पे बने वो? कैलकाटा में। तो पहला इंडिया का सुप्रीम कोर्ट याद रखना आप, कैलकाटा में था। और उन्होंने कुछ एक्ट और ये पास किए थे कि कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो उनको हाई सैलरी दी जाए, ताकि वो किसी से कोई भी गिफ्ट ना ले सकें, कोई भी घूस ना ले सकें, जिसको अपन ब्राइब बोलते हैं, कोई महंगे गिफ्ट और प्रेजेंट ना ले सकें। द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है डीमेरिट्स ऑफ एक्ट, मतलब जो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसके नुकसान क्या क्या थे, देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर्स। ये पहली, आपको मैंने बताया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ये रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था और पहली बार इंटरफेयर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंपनीज वर्किंग स्टाइल बट सून इट्स डीमेरिट्स आर फेस्ड। मीन्स जब ये नए रूल्स आए तो कंपनी की काम करने के तरीके में बहुत सारे चेंजेस होने थे, लेकिन बहुत जल्दी इनके डीमेरिट्स, इनके नुकसान भी आने लगे। जैसे गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफन डिसएग्रीड। जो गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया, उनके पावर ख़त्म कर दिए गए थे, तो वो लोग इस चीज़ से डिसएग्री हो गए। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक एनी डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने लगी। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में इस्टेब्लिश तो हुआ, लेकिन उसकी ज्यूरिडिक्शन फिक्स नहीं थी, मतलब उनकी न्याय प्रक्रिया कहीं भी फिक्स नहीं समझ में आई। जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट थे वो भी क्लियर नहीं थे। ओके, तो ये डीमेरिट्स थे किसके? आपके रेगुलेटिंग एक्ट के। देन नेक्स्ट पेज नंबर 18, पिट इंडिया एक्ट 1784। पिट इंडिया एक्ट कब लागू हुआ? 1784 पे इंडिया पे आया। देखते हैं पिट कौन थे और इनका नाम कैसे पड़ा। यहाँ पे लिखा है, टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट एंड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट पास द पिट इंडिया एक्ट इन 1784। इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कंडीशंस थी, जो भी फ़ायदे या नुकसान थे, इनको दूर करने के लिए जो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विलियम पिट, उन्होंने एक एक्ट पास किया जो कंपनी की कंडीशंस, कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दे। एक एक्ट पास किया 1784 में जिसका नाम था विलियम पिट एक्ट। विलियम पिट एक्ट, इस एक्ट का नाम था पिट इंडिया एक्ट, जो रिलीज़ हुआ 1784 में। इनको किसने रिलीज़ किया? विलियम पिट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो इस एक्ट में क्या क्या देखते हैं यहाँ पे। द एक्ट विच गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इन 1784 इज नोन एज पिट इंडिया एक्ट। मीन्स कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए जो भी कंडीशंस, जो भी गलत चीज़ें हो रही थी कंपनी में, जो भी एट्रोसिटीज़, अत्याचार हो रहे थे कंपनी के लोगों के द्वारा इंडियन लोगों के ऊपर, तो जो पिट एक्ट बना हुआ था, पिट एक्ट इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बना था। ये एक्ट 1784 में पास हुआ, जिसका नेम था पिट इंडिया एक्ट। इस एक्ट को पास करने वाले कौन थे? उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। Then characteristic of Pitt India Act. The act granted complete control the British government regarding the affair of administration of the company in India. As per a new law, a 6-member board of control was established. The board of control to guide and control the work of the court of directors and the government of India. The board was given rights regarding inspection, direction and control of Indian administration. From 1784, the government general became the ruler of India. He governed the country through army, police, government official and judiciary. ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। जो पिट इंडिया एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक थे,
उसमें ये लिखा हुआ है कि उस समय जो पिट इंडिया एक्ट बना था तो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से एक लॉ लाया गया, उस लॉ के थ्रू 6 मेंबर्स मतलब 6 ऑफिशियल्स ब्रिटिशर्स। तो ये जो 6 लोगों की टीम बनाई थी, ये 6 लोग क्या थे, मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब इनके पास पूरी अथॉरिटी थी, पूरे राइट्स थे कि इंडिया में कंपनी को में क्या चेंजेस करने हैं, कंपनी में क्या चेंजेस लाने हैं, किसको कहाँ बैठाना है, मतलब सब कुछ इंक्लूडिंग ज्यूरिडिक्शन मतलब कोर्ट के काम, जुडिशियल काम, इंस्पेक्शन के काम, डायरेक्शन के काम और कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इन 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब ब्रिटेन इंग्लैंड के द्वारा। देन यहाँ पे लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है फ्रॉम 1784 द गवर्नमेंट जनरल बिकेम द रियल रूलर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। 1784 से जो गवर्नर जनरल थे वो रियल रूलर ऑफ इंडिया बन गए। रियल रूलर मतलब ऑफ इंडिया मतलब जो आपकी कंट्री में अभी प्रेजेंट पे पीएम और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, वो रियल रूलर हैं आपकी कंट्री के। उस समय गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो इंडिया के रियल रूलर हो गए। देन इसके बाद जो गवर्नर जनरल का टोटल कंट्रोल किन पे चला गया, लास्ट लाइन पे लिखा है ही गवर्न द कंट्री थ्रू आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड जुडिशरी। मतलब उनका कंट्रोल हो गया पूरी आर्मी पे, मिलिट्री पे, पुलिस पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब जो सरकारी नौकरी वाले लोग थे उन पे, और जुडिशरी मतलब जो कोर्ट का काम देखते थे उन पे। नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 19, सिविल सर्विसेज। लॉर्ड कॉर्नवालिस who replaced Warren Hastings in 1786 is known as the father of civil services in India। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। अब सिविल सर्विसेज आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट होगा होता क्या है। सिविल सर्विसेज मतलब हिंदी में मैं बोलूँ प्रशासनिक सेवा, जिससे IPS IAS बनते हैं ना, जैसे जिससे कलेक्टर बनते हैं, जिसको आप बोलते हो PSC UPSC, है ना। इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद आप लोग सिविल सर्विसेज में एंट्री कर पाते हो। तो इंडिया पे सबसे पहले सिविल सर्विसेज किसने लाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ध्यान रखना है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। His period was more important for administrative reform than the extension of company rule. Cornwallis' effort brought important changes in judiciary, police, administrative and in trading affairs in India. It stopped the corruption of company officials. Lord Cornwallis followed the policy to remove Indians from the purview of rule. The British youth were keen to join the civil services. मतलब उस समय जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, किसको रिप्लेस किया उन्होंने, लॉर्ड वारन हेस्टिंग को। इनको रिप्लेस करने के बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आए तो उन्होंने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की इंडिया पे। अब सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने के अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपना कंट्रोल बताया। बहुत सारी चीज़ें मतलब उनके शासन जब वो आए तो उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। उन्होंने जुडिशियल सर्विसेज मतलब कानून न्याय की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, देन बिजनेस के क्षेत्र में मतलब जो भी करप्शन होता था, जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी, वो जैसे ही वो आए तो इनके आने के बाद जस्ट बहुत सारी चीज़ें में कमी आ गई। मतलब जो गलत चीज़ें होती थी वो टोटली स्टॉप्ड होने लगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे उन्होंने इंडियन को इन सर्विसेज से दूर करने के लिए रखा था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में आए। और जो ब्रिटेन के लोग थे, जो ब्रिटेन के युवा थे, जो यूथ थे, जो स्टूडेंट थे, वो बहुत ज़्यादा कीन थे, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे इन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। उसी के बाद लिखा है टिल 1833 ऑल अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वेयर मेड बाय द डायरेक्टर्स। 1833 तक इंडिया में जो भी सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होती थी वो डायरेक्टर्स के द्वारा होती थी। कौन से डायरेक्टर्स, वो 6 डायरेक्टर्स जो मैंने आपको बताया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट किए थे इंडिया के लिए। तो पहले डायरेक्टर्स के थ्रू होती थी अपॉइंटमेंट सिविल सर्विसेज की इंडिया में। लेटर उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट किए। कंपनी के पास प्रेशर था कि पूरा गवर्नेंस अपने हाथ में ले लें, पूरी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लें। उसी समय कंपनी के लोग इंडिया के कस्टम्स, इंडिया का ट्रेडिशन, इंडिया की कल्चर समझ रहे थे।
और अपने यंग लोगों को ट्रेंड कर रहे थे कि सिविल सर्विसेज के लिए वो रिक्रूट हो जाएं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉलेज कैलकाटा में स्टार्ट किया 1801 में, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। उस कॉलेज का पर्पस यही था कि जो ब्रिटेन की यूथ हैं उनको आगे लाया जाए सिविल सर्विसेज के लिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कॉलेज भी स्टार्ट किया, कहाँ पे, ब्रिटेन में, टू कम आउट फॉर यूथ इन सिविल सर्विसेज। इसके बाद जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, आई होप आप पढ़ सकते हैं। कंट्रोल ओवर कंपनी, बहुत इजी लैंग्वेजेस में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एक और टॉपिक है लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। अब लैंड रिवेन्यू पॉलिसी मतलब उस समय क्या होता था, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, आप पढ़ेंगे आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। एक डिक्शनरी आपको अपने पास रखना है, जो भी टफ वर्ड होंगे उससे आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। अब लैंड रिवेन्यू पॉलिसी में क्या थी, in 1793 Lord Cornwallis introduced the permanent settlement in Bengal, Odisha and Bihar to increase the income of a company। मतलब कंपनी चाहती थी कि कंपनी की कमाई बढ़े। अब वो कैसे बढ़े, उन्होंने कुछ परमानेंट सेटलमेंट बैठाए थे बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। इस सिस्टम में ज़मींदारी बनाई गई। अब ज़मींदारी किसको दी गई, जो ज़मीन के मालिक होते थे। देन इस सिस्टम में ये कंडीशंस थी कि जो ज़मीन में काम कर रहा है, जो ज़मीन में अनाज उगा रहा है, उसको अगर वो टैक्स देगा तो वो उसकी ज़मीन है। अगर वो टैक्स या लगान नहीं दे पाया तो जो लैंड की ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है लैंड की, वो सीधे किसके पास चली जाएगी, कंपनी के पास। आप ये पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पेज नंबर 22 में है। अब रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या था, रेल एंड रोड रूट्स। अब सबको पता है जो रेल की रूट्स थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाई गई थी इंडिया पे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं ने रेल सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया था। रेल रूट्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें हो गई थी इंडिया में कि उनके अगर रेल रूट नहीं बनता तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो गई। अब इसको बनने के बाद क्या फ़ायदे हुए कि यहाँ पे लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह बहुत ईजिली जा सकता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज वॉज डेवलप टू सेंड मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू द नेशन। पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम भी चालू किया गया था कि मैसेजेस और कुछ भी सामान भेज सकें। बहुत सारी रोड्स रिपेयर की गई थी। किसके दो, उस समय लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम था, उन्होंने बहुत सारी रोड्स भी रिपेयर करवाई। मेन बिजनेस सेंटर वेयर कनेक्टेड बाय रोड्स एंड पोर्ट, मतलब जहाँ पे मेन बिजनेस कंपनी के सेंटर्स थे उनको रोड से और पोर्ट से कनेक्ट किया गया। पोर्ट मतलब जहाँ पे जहाज़ उतरते थे, विदेशों से जो सामान आता था वो पोर्ट में उतरता था, और वहाँ से रोड उन्होंने कनेक्ट की कि सामान यहाँ वहाँ जाने में कोई दिक्कत ना हो। Lord Dalhousie introduced the modern post and telegraph system in India. Postcard and stamp were issued and first telegraph line was set up from Calcutta to Agra. First rail line was constructed from Bombay to Thane in 1853। आपने पढ़ा होगा। लॉर्ड डलहौजी ने मॉडर्न पोस्ट स्टार्ट किया जिसका नाम था टेलीग्राफ इंडिया में। उन टेलीग्राफ के थ्रू पहली बार पोस्ट कार्ड, आपको पता होगा पहले चिट्ठी भेजी जाती थी तो उसको पोस्ट कार्ड और स्टैम्प मतलब जो टिकट लगाई जाती थी, पहली बार इंडिया में पोस्ट कार्ड और स्टैम्प इशू हुए। और पहली टेलीग्राफ लाइन मतलब जो फ़ोन से बात होती थी ना, एक जगह से दूसरी जगह बात करते थे तो हम उसको बोलते थे टेलीग्राफ। तो पहली टेलीग्राफ की लाइन स्टार्ट हुई कैलकाटा से आगरा में, कैलकाटा से आगरा के बीच में। देन पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ के बीच में बनी, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पहली रेल लाइन बनी मुंबई, जिस उस समय का बॉम्बे और थाने के बीच में। थाने एक रेलवे स्टेशन है। कब, 1853 में। तो पहली रेल लाइन कब बनी, 1853 में। कहाँ से कहाँ के बीच में, बॉम्बे टू थाने के बीच में। और पहला टेलीग्राफ सेटअप कहाँ पे बना, कैलकाटा से आगरा के बीच में। देन लास्ट टॉपिक है सेम पेज में, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में क्या क्या होता था आप सबको पता है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के पहले यहाँ पे पाठशालास थी, मकतब्स थी, हायर एजुकेशंस के लिए गुरु आश्रम्स थे और मदरसा थे। लेकिन जब ये कंडीशंस आई तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे आए तो उन्होंने अपने ओन लेवल का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया। उसमें कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई, जैसे आप अभी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हो, ये सब उन्हीं की देन है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई। पहला क्रिश्चियन स्कूल पहला एक मदरसा इस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में 1781 पे।
वहाँ पे अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती थी। 1784 में सर विलियम जॉन ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड किया। मतलब बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट की गई थी ब्रिटिशर्स के लिए कि वो इंडियन एजुकेशन को समझ सकें, इंडियंस को इंडियन कल्चर और ब्रिटेन कल्चर से बता सकें, पढ़ा सकें, समझा सकें। तो अभी आप ये जो पढ़ोगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। आपको अपनी डिक्शनरी साथ में लेके रखनी है। जो भी वर्ड्स आपको प्रॉब्लम आएंगे वो आप डिक्शनरी से देख के सीख सकते हो। जो मैंने बताया ये आपके लिए आई होप बहुत अंडरस्टूड होगा, आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो आप एक बार वापस से पूरा चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करने के बाद कोई भी आई होप कोई भी डिफ़िकल्टी, मैं श्योर हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगी। इस चैप्टर के जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आंसर हैं, वो मैं आपको PDF फॉर्मेट पे दे दूँगा। ओके, सो गेट रेडी फॉर चैप्टर नंबर 3। ओके, थैंक यू।